हेलो टू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वेदन कर्म। स्वेदन कर्म का जो हम स्वेदन और स्नेहन इन दोनों को हम पूर्व कर्म में रखते हैं और पंचकर्म प्रधान कर्म में कैलकुलेट होता है और पश्चात कर्म संसर्जन कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्वेदन हम देखेंगे कि स्वेदन क्या है, स्वेदन से हमें क्या लाभ होते हैं। अगर हम किसी का स्वेदन कर रहे हैं तो हमें उससे क्या लाभ होंगे। सबसे पहले स्वेदन से जो हमारे सभी वात कफ के रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। और स्वेदन किस में हानिकारक है? पित्त दोष में। पित्त दोष के व्यक्तियों में स्वेदन हानिकारक होता है और वात और कफ के रोगियों में स्वेदन लाभकारी होता है। तो हम वात और कफ के पेशेंट्स में स्वेदन कर्म को एडवाइस करते हैं। तो अब स्वेदन इसमें लिखा हुआ है स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने से लाभ। सबसे पहले जो हमारे पूर्व कर्म के दो चीज़ें आती हैं, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन और स्वेदन। अब सबसे पहले हम स्नेहन करेंगे, उसके बाद हम स्वेदन करेंगे। स्नेहन के बाद अगर स्वेदन करते हैं तो उससे वात दोष दूर कर लेने पर मल मूत्र और शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं हैं। अगर हम स्नेहन के बाद स्वेदन करते हैं तो हमारे वात दोष नष्ट हो जाते हैं और मल मूत्र और शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें जो स्वेदन पढ़ रहे हैं वो हम यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जब हम पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम उसे और एलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा लिटिल बिट शॉर्ट वे में पढ़ रहे हैं इसको। तो अब आप देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सफल स्वेदन के आधार। इसमें हमें जब भी हम मतलब किसी का स्वेदन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ के प्रयोग से हमारा स्वेदन अच्छा होगा, मतलब अच्छा लाभप्रद होगा। तो इसमें रोग ऋतु और रोगी के बल और अबल का विचार कर ना तो अधिक गर्म ना अधिक मृदु स्वेद, ना तो अधिक उसमें गर्म होना चाहिए और ना ही अधिक मृदु होना चाहिए। दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद करना उचित हो उतनी ही मात्रा में स्वेद करने से लाभ होता है। यानी कि हमें व्यक्ति के रोग ऋतु और रोगी के बल और अबल का विचार कर ना तो अधिक गर्म ना अधिक मृदु स्वेद करना चाहिए। यहाँ पे अब है हमारा स्वेद के 3 भेद। स्वेद के 3 भेद बताए हैं। मतलब अभी हम देखेंगे आगे हम स्वेद के और भेद पढ़ेंगे, मगर अभी यहाँ पे हमें स्वेद के 3 भेद बताए हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में कि स्वेद के 3 भेद भी हैं हमारे और स्वेद के 2 भेद भी हैं। स्वेद के 3 भेद हैं हमारे महान, मध्यम और दुर्बल। और स्वेद के 2 भेद में हमें स्निग्ध और रुष। यानी कि अगर हम किसी वात और कफज व्यक्ति में स्निग्ध और रुक्ष स्वेद करते हैं, वातजन्य विकारों में तो हमें स्निग्ध स्वेद करना है, स्निग्ध वाला स्वेद करेंगे, और कफजन्य विकारों में हमें रुक्ष स्वेद करना है। और अब इसमें आमाशय और पक्वाशयगत दोषों में स्वेद की विधि बताई गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आमाशय में, अगर हमारी आमाशय में वात कुपित हो गई है तो हम रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेद कराकर बाद में स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा स्वेदन कराएंगे। और पक्वाशय में अगर हमारी कफ कुपित हो गई है तो हम स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेद कराने के बाद रुक्ष द्रव्यों का स्वेदन कराएंगे। तो हम देखते हैं ओवरऑल, अगर आमाशय में वात कुपित हुई है तो रुक्ष द्रव्यों के बाद हम स्निग्ध द्रव्यों का स्वेद कराएंगे, और पक्वाशय में कफ कुपित हुई है तो स्निग्ध द्रव्यों के बाद हम रुक्ष द्रव्यों का स्वेद कराएंगे। एंड अगर हम देखें, एक हमें डेफिनेशन बताई गई है स्वेदन की, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। आप इसे अगर अपने यूजी एग्जाम्स में लिखेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें है स्तंभ, गौरव,
शीतगणम स्वेदनम स्वेदकारकम, यानी कि हमारा जो स्वेदन होता है वो स्तंभता को नष्ट करता है, गौरवता को नष्ट करता है और शीतता को नष्ट करता है, यही स्वेदन है। अब नेक्स्ट हमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए, यानी कि इनका निषेध है। वृषण में, हृदय में, नेत्र में, इन तीनों में हमारा स्वेदन यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये आपका एक क्वेश्चन हमारा पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। जब हम पीजी की वीडियो पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको और अच्छी तरह बताऊँगी, मगर फॉर यूजी यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें इन तीनों जगह पर स्वेदन निषेध बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है नेत्र की स्वेदन विधि। अब हम नेत्र की जब स्वेदन करते हैं, जब आप स्वेदन कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेत्र की स्वेदन विधि के लिए बोला जाएगा। तो वो कैसे करते हैं? नेत्र की स्वेदन विधि कैसे करेंगे? हम पहले नेत्रों की अच्छी तरह से हम नेत्रों को साफ करेंगे, अपनी आँखों को अच्छी तरह से, वो हमारी आँखों को साफ कपड़े से, फिर जौ या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा नील कमल से ढककर पश्चात मृदु स्वेद करना चाहिए। हम इसमें बात अगर हम देखें तो अगर आप इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम नेत्रों में मृदु स्वेद करते हैं, दैट्स इट। नेत्रों में हमें मृदु स्वेद करना है, इसकी हमें प्रॉपर ये पूरा प्रोसीजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हम ओनली ये याद रखेंगे कि नेत्रों के लिए मृदु स्वेद इज इनफ, ओके। एंड अब नेक्स्ट है हमारा सम्यक स्वेदन का लक्षण। सम्यक स्वेदन का लक्षण, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपको इम्पॉर्टेंट, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख के आएंगे, स्वेदन के सम्यक स्वेदन का लक्षण एंड दिस इज स्वेदन के अतियोग का लक्षण। सम्यक स्वेदन का लक्षण में अगर आप श्लोक लिख के आते हैं, वेरी वेरी गुड। एंड अगर आप अतियोग में स्वेदन का श्लोक लिख के आते हैं, अतियोग, हीनयोग एंड सम्यक, इन तीनों के श्लोक के साथ अगर आप एग्जामिनेशन में लिख कर आएंगे तो काफ़ी गुड स्कोर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखें हमारा सम्यक स्वेदन का लक्षण क्या है, अगर हमारा सम्यक स्वेदन हुआ है तो उसमें क्या क्या हमारे लक्षण आते हैं। जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती है, शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप में हो गई है और तब स्वेदन कार्य में विरत हो जाना चाहिए। यानी कि सम्यक स्वेदन के लक्षण में बताया गया है कि उससे जब आपका अच्छी प्रकार से स्वेदन हो जाए तो शरीर में शीतता, शूल की शांति, शरीर की जकड़ाहट, गुरुता, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं और शरीर में पसीना आने लगता है। स्वेदन के अतियोग का लक्षण, जब हमारा स्वेदन अतियोग हो जाए, जब स्वेदन का, यह आपका वैद्य जानेगा कि अगर इस व्यक्ति का स्वेदन अतियोग हो गया है तो क्या करना, क्या क्या लक्षण आएंगे। यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, मूर्छा होती है, शरीर में अवसाद बढ़ जाता है, प्यास अधिक लगती है, शरीर में दाह होता है, पसीना अधिक आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। इन लक्षणों को देखकर अति स्वेद का एहसास हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्वेद की अतियोग में चिकित्सा। अगर हमारा स्वेदन अतियोग हो गया है अगर हमारे स्वेद का, तो उसमें क्या चिकित्सा दी जाती है। ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बताई गई है, ग्रीष्म ऋतु में जो चर्या बताई गई है उसमें जो मधुर, स्निग्ध और शीतल आहार विहार का वर्णन है। यानी कि हमें इसमें बताया गया है कि अगर अतियोग हो जाता है तो क्या करना चाहिए। जो हमारे ग्रीष्म ऋतु में जो चर्या है वो आप ऋतुचर्या में आपने पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या है वो उसका पालन करना चाहिए। मधुर, स्निग्ध और शीतल आहार विहार का भी पालन करना चाहिए। स्वेद के अयोग्य रोगी तथा रोग, इसमें बोला गया है स्वेद के अयोग्य
रोगी तथा रोग। स्वेद सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्वेदन कर्म किस में नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें पित्त दोष वाले व्यक्तियों में स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। तो और किस में करना चाहिए? वात और कफ वाले व्यक्तियों में करना चाहिए। स्वेद उसी जो पित्त दोष के जो लक्षण होंगे वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। पढ़ लेते हैं हम। प्रतिदिन कषाय। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ ध्यान रखेंगे कि पित्त दोष के जो सारे होंगे, जैसे तृष्णा, जिस व्यक्ति को तृष्णा हो रही हो, दाह हो रही हो, उन व्यक्तियों में हम नहीं करेंगे। यानी कि पित्त दोष के जो भी लक्षण होते हैं वो ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वेद के योग्य रोग तथा रोगी। इसमें स्वेद के योग्य तथा योग्य जो रोगी हैं उनके बारे में बताना है। यानी कि हम स्वेद करते किस में हैं? वात में, वात दोष में और कफ दोष में। किस में नहीं करेंगे? पित्त दोष में। यहाँ पर सारे वात और कफ के आपके लक्षण आने वाले हैं। इसमें जितने भी आपको पता है वात और कफ के लक्षण, वो इसमें आप लिख दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको गुरुता लिखा हुआ है, ये कफ दोष का। अंगों में स्तंभता, जकड़ाहट, शोथ, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख देंगे और वात और कफ वाले लक्षण सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम कुछ प्रकार के स्वेद के भेद यहाँ पर हम इसमें दिए गए हैं। स्वेद के आगे भेद दे रखे हैं, साग्नि और निराग्नि, मगर यहाँ पर ये स्वेद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक ट्रिक, कोई ना ट्रिक बताते हैं। जैसे एक ट्रिक आती है ताउड़ा के नाम से। इसमें क्या होता है कि आप ता से ताप स्वेद, ऊ से उष्ण स्वेद, ऊ से उपना स्वेद और रा से हम यहाँ पे 10 दा की उसमें कर लेंगे द्रव स्वेद। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ये भी कभी कभी आपको पूछा जाएगा। ये हमें सुश्रुत और वाग्भट ने इन स्वेदों का वर्णन किया है। नेक्स्ट इज, ये आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है आपका स्वेद के 2 प्रकार बताए गए हैं। मेनली हमें आपका स्वेद 2 टाइप्स का होता है, साग्नि एंड निराग्नि। फॉर साग्नि होता है हमारा 13 प्रकार का, निराग्नि होता है 10 प्रकार का। साग्नि का मतलब है यहाँ पर अग्नि का प्रयोग किया गया है। निराग्नि में हमें अग्नि का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। साग्नि 13 प्रकार का, निराग्नि 10 प्रकार का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब साग्नि का देखें, अगर हम साग्नि 13 प्रकार का बताया है और इस साग्नि का आप अगर आप इसका श्लोक करेंगे ना तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो श्लोक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम इसे लर्न ज़रूर करेंगे। शकर प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम जेन्ताको अश्मग्न कर्षुकुटी भूकुंभी के विषय कूपो लाग इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदशे तान यतावत प्रवच्यामि सर्वानेवानुपूर्वस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें 13 के 13 भेद आपके आ जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, जो कोई श्लोक्स को ट्रिक्स से याद करते हैं, मगर मैं ट्रिक्स को अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर हम कहीं ट्रिक्स को भूल गए, ये ट्रिक्स अच्छी रहती हैं मगर हर एक जगह अच्छी नहीं रहेंगी। आपको कुछ चीज़ें अपने से भी करना होगा। आप मॉर्निंग में बैठकर इसको याद कीजिए, ये आपको ज़रूर याद होने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको याद करना ही करना है। अब सबसे पहले आता है शंकर स्वेद की विधि। तो इसमें क्या होता है, ये वात कफ जन्य विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर पोटली का निर्माण कर व्यक्ति को ताप पहुँचाया जाता है। तो शंकर स्वेद में यही लिखेंगे। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ पता होना चाहिए कि ये है क्या। नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्तर स्वेद।
प्रस्तर स्वेद में क्या होता है? प्रस्तर स्वेद में क्या होता है, आपको शुक धान्य, शमी धान्य और पुलाग में धनिया, ज़ीरा इस टाइप की चीज़ें आती हैं। इन सबको उबाल कर खिचड़ी मतलब हलवे की तरह बना देना है। और इस जो ये सारा आपका जो ये बनेगा मिश्रण, इसको एक लंबे जितना व्यक्ति की लंबाई हो उतनी जगह तक उसको आप अच्छी तरह फैला लेंगे और उस पर व्यक्ति को लेटने के लिए बोलेंगे। और व्यक्ति को लेटने के बाद उसके ऊपर उसे एक मतलब उसे पतली सी रेशम की ऊन की चादर आप उसको ओढ़ा देंगे। और हाँ, उससे पहले आप उसका मर्दन करेंगे। तेल से मर्दन करने के बाद व्यक्ति उस पर लेट। प्रस्तर स्वेद में क्या होता है? प्रस्तर अगर हम इसमें देखें, प्रस्तर स्वेद में इसमें आपको शुक धान्य, अब हम इसको दोबारा से देखेंगे, शुक धान्य, शमी धान्य और पुलाग, इनको सबको इनका मिश्रण बनाकर इसे इतना बारीक मतलब अच्छी तरह इसका खिचड़ी हलवे की तरह बना लेना है। और जितना व्यक्ति की लंबाई है उतने लंबे पत्थर पर आपको इस मिश्रण को अच्छी तरह फैलाकर उस पर रेशम की या ऊन की चादर को डालना है और व्यक्ति को फिर लेटने के लिए बोल देना है। और फिर तेल से मर्दन किए हुए व्यक्ति को जब मर्दन वो कर ले फिर उसे लेटने के लिए बोल देना है और ऊपर से वह रेशम या ऊन की चादर ओढ़ ले तो यह स्वेद हो जाता है। नाउ नाड़ी स्वेद। अब नाड़ी स्वेद में आपको एक क्वाथ बना लेना है कुछ द्रव्यों के साथ। वो नाड़ी स्वेद के आप द्रव्य पढ़ेंगे और उन द्रव्यों को हम अच्छी तरह उसका क्वाथ बनाकर फिर हम एक उसे ऐसे पात्र में रखेंगे जिस पर एक नली निकली हुई होती है। और उस नली को, जो उसकी मोटी नली होगी वो तो हम उस पात्र में लगा देंगे एक नली को, और जो पतली वाली होगी व्यक्ति को स्वेदन के लिए दे देंगे। और इस नली की लंबाई, ये इम्पोर्टेंट है, इस नली की लंबाई 3.5 हाथ बताई गई है। लंबाई 3.5 हाथ, चौड़ाई आधा व्याम। लंबाई 3.5 हाथ और चौड़ाई आधा व्याम। अगर आप देखें कि एक व्याम 4 हस्त के बराबर होता है, एक व्याम 4 हस्त के बराबर होता है। इस प्रकार यह विधि की जाती है नाड़ी स्वेद। ये एकांग स्वेद के अंतर्गत आती है।